Good evening, all of you. Good evening. गगनदीप, कुलदीप, पंकज जाटव, आयुष परमार, अंकिता गुर्जर, गुड इवनिंग। पर आज हमारी जो क्लास होने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके होने वाली है। सीयूटी में अभी तक 2022 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछे गए हैं उन सभी का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और यही क्वेश्चन आपके टेस्ट वाले, आपको सीयूटी का जो टेस्ट हुआ था फर्स्ट नंबर का, उसी में यही क्वेश्चंस दिए गए। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए तो स्टार्ट करें। ओके, चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नाइट्रोजन गैस में कपूर एक प्रकार का विलयन है। आप जानते हैं बेटा, कपूर जो होता है वो सॉलिड होता है, ठोस अवस्था में होता है, और जैसे ही हम हाथ में रखते हैं तो धीरे धीरे उसमें से वो गैस की फॉर्म में उड़ने लग जाता है। तो जब वो उड़ेगा, जब वो वेपराइज होगा तो गैस गैस में डिजोल्व हो जाती है। वो चारों तरफ जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस है उसी के अंदर वो डिजोल्व हो जाएगी। क्लियर है? तो बेटा ये किस प्रकार का जो विलयन है, तो आप जानते हैं ये विलयन है ठोस और गैस का, क्योंकि कपूर जो होता है वो ठोस होता है, नाइट्रोजन क्या होती है, गैस होती है, इसलिए ठोस गैस का ये विलयन होगा। ओके ओके, बिल्कुल बेटा, आज अंबेडकर जयंती है, बिल्कुल जय भीम बिल्कुल बोलेंगे। आज अंबेडकर जयंती है तो बिल्कुल बोला जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आए। अगला क्वेश्चन है, 5 मोलर शर्करा विलयन द्रव्यमान के अनुसार 30% शर्करा है। विलयन का घनत्व ज्ञात कीजिए। दिया है कि किसी शर्करा का आणविक भार 342 ग्राम प्रति मोल है, ये दिया हुआ है। तो ये बताएं बेटा, मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, भार परसेंट, जिसको हम बोलते हैं वेट परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 वटे में अणुभार। अणुभार का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। बताइए मोलरता कितनी दी गई है बेटा, 5 मोलर। भार परसेंटेज बेटा कितना दिया है, 30%। डेंसिटी बेटा निकालनी है, घनत्व निकालना है, गुणा 10। बेटा अणु भार कितना दिया हुआ है, 342। ओके, चलिए अपन इसको आगे बढ़े। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो D इक्वल टू आएगा 342 गुणा 5 डिवाइड बाय 30 इंटू 10। बेटा 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 171 आएगा। बेटा 30 का डिवाइड 171 में देंगे तो लगभग 30 पंजे 150, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, ए आंसर होगा बेटा, 5.7 ग्राम प्रति लीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सब पीवाईक्यू कराऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ को मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ में, जिससे आप अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इसमें लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है आपको। इसमें यह देखना है कि भैया कौन किससे मिलान करेगा। बताइए मोलरता क्या होती है बेटा। मोलरता का मतलब होता है, मोलैरिटी का मतलब होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कहां लिखा हुआ है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लीटर ऑफ सॉल्यूशन, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। तीसरा हो गया। मोललता क्या होती है, तो मोललता होती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कितने प्रेजेंट है, तो वो कहां लिखा हुआ है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, विलय के मोल प्रति विलायक के किलोग्राम लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि भाई ऐसे पदार्थ जिसमें कण होते हैं, अणु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव, जिसकी वजह से उनके गुणों में भिन्नता आ जाती है। जैसे पानी है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन पानी में जैसे नमक मिला देते हैं तो नमक के छोटे छोटे कण जैसे पहुंच जाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहेगा, अब और कम हो जाएगा, अब वो -5 -6 डिग्री पे जमेगा। तो कणों की वजह से हुआ है, उस कण की वजह से जो प्रॉपर्टीज में भिन्नता आ गई
उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो गई उन कणों की वजह से, उसको बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव गुण बोला जाता है, जो कि कौन सा होता है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, याद रखना। अनादर्स विलियन, बेटा अनादर्स विलियन कौन से होते हैं, जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें, राउल्ट के नियम को याद रखें। अनादर, आदर्श विलियन होते हैं राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, और अनादर्स विलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते बल्कि विचलन दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो राउल्ट के नियम से विचलन, आंसर कौन सा होगा, डी। तो बेटा कौन सा आंसर हो गया, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ओके, सी का बेटा सेकंड है, सेकंड, तो आंसर आ गया बी बॉम्बे। बी बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए आंसर क्या होगा। बेटा 450 मिलीलीटर विलियन में 5 ग्राम NaOH होने पर तो उसकी मोलरता बताइए। तो बेटा मोलरता का सिंपल फॉर्मूला वही लगा दीजिए, वेट वाला भार बटे अणु भार इनटू आयतन और ऊपर 1000 का गुणा। मोलरता मतलब मोलैरिटी, और भार होता है बेटा वेट परसेंटेज, अणु भार मॉलिक्यूलर वेट, आयतन होता है वॉल्यूम। अब बताइए मोलरता बेटा कितनी है, निकालनी है। भार कितना दिया हुआ बेटा 5 ग्राम, अणु भार बेटा कितना, NaOH का कितना होता है बेटा 40 होता है, NaOH का 40 होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40। आयतन कितना है बेटा 450 मिलीलीटर इंटू 1000। अब सॉल्व करने वाले हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब बताइए 5 दूनी 10 हो गया, 5 नब्बे 45, और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो बेटा 5 बटे 18 आंसर आया है। अब इसको हम जैसे ही डिवाइड देंगे तो बेटा पॉइंट लगाएंगे तो जीरो आएगी, 18 दूनी 36, तो लगभग कितना आएगा, 18, 50 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। फिर पॉइंट लगा के 0, 140, तो 0.27 समथिंग आएगा। तो 0.27 बेटा कहां दिया है, डायरेक्ट बी बॉम्बे। तो बी बॉम्बे आंसर आएगा 0.278, ये आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का ए और डी का आपको दिया हुआ है, मतलब आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो बेटा ए दिया है और डी दिया है। बेटा ए का प्योर वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 8, कितना दिया है 500। बेटा डी का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 800, और पूरे बाइनरी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है बेटा, पी कितना है टोटल 700। अब आपको मोल परसेंटेज डी निकालनी है, मतलब काई डी निकालना है, ये निकालना है। थोड़ा फॉर्मूला लगा दें बेटा, फॉर्मूला एक ही हमने पढ़ा है, पीटी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई डी, काई ए प्लस पी नॉट डी इंटू काई डी। बेटा टोटल वेपर प्रेशर कितना है 700, पी नॉट ए कितना है 500, काई ए और काई डी, बेटा आप जानते हैं काई ए प्लस काई डी इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, तो काई ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस काई डी लिख सकता हूं। पी नॉट डी कितना दिया हुआ है 800, और काई डी कितना दिया हुआ है बेटा वो निकालना है हम। तो 700 इक्वल टू 500 माइनस 500 काई डी और प्लस 800 काई डी, ये हो बेटा 700 में से 500 जाएंगे तो बेटा कितने बचेंगे 200, 800 में से 500 काई डी जाएंगे तो कितने बचेंगे 300 काई डी। तो बेटा काई डी इक्वल टू कितना आएगा 200 बटे 300, जो कि कितना होता है 0.66 होता है। इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो लगभग 66.6% आ जाएगा। ये मोल फ्रैक्शन होता है, मोल प्रतिशत होता है, आंसर आएगा बी बॉम्बे। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से कथन सही है। इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया था, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात हो रही है।
आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात हो रही है, आइडियल के लिए बात हो रही है, आदर्श विलयन के लिए। बेटा आप जानते हैं आदर्श विलयन हमेशा, आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू 0 होती है, डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू 0 होती है, डेल्टा एस की वैल्यू भी 0 होती है, एंट्रोपी भी 0, एंथैल्पी भी 0 और आयतन में परिवर्तन भी 0 होता है। ये आदर्श के लिए बात होती है। बेटा ये बिल्कुल जानते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है मिश्रण की एंथैल्पी 0 होगी, तो भैया बिल्कुल सही है। आइडियल में आयतन योगात्मक होगा, बिल्कुल सही है। बेटा टोटल वॉल्यूम जो होता है वो V1 प्लस V2, 1 लीटर लोगी तो 2 ही लीटर बनेगा। ओके ये भी सही है। बेटा ए बी बी और ए बी, बेटा सबके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं आदर्श विलयन। बिल्कुल ये भी सही है। बेटा ये ध्यान रखो ऋणात्मक विचलन में ए बी कमजोर होता है, नेगेटिव डेविएशन में ए बी बॉन्ड कमजोर होते हैं, तो बेटा साफ साफ गलत है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है ऋणात्मक विचलन, जिसमें वेपर प्रेशर जो बनता है, वाष्प दाब होता है, वो पहले के कंपेयर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पॉजिटिव में ज्यादा होता है वेपर प्रेशर, नेगेटिव डेविएशन में कम हो जाता है। और जब वेपर प्रेशर तभी कम होगा जब बॉन्ड कैसे होंगे, मजबूत होंगे, कमजोर नहीं होंगे। तो यहां पे लिखा है कमजोर होंगे, तो बड़ा कमजोर नहीं, मजबूत होंगे तभी ऋणात्मक विचलन आता है, नेगेटिव डेविएशन आएगा। तो ये साफ साफ गलत है, ए बी सी आंसर आएगा, आंसर आएगा डी दिल्ली। तो डी दिल्ली करेक्ट आंसर होगा आदर्श विलयन। ओके चलिए नेक्स्ट, यहां हम लिख दे रहेंगे बेटा आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अनादर्श विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। बेटा अनादर्श वाले होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा, बिल्कुल सही है। डेल्टा वी भी नॉट इक्वल टू 0। राउल्ट के नियम नहीं मानते हैं, तो बेटा बिल्कुल राउल्ट के नियम तो नहीं मानता, ये भी बिल्कुल सही होता है अनादर्श। राउल्ट के नियम को मानते हैं, तो बेटा ये तो गलत। तो बेटा कौन सा सत्य नहीं है, डी वाला सत्य नहीं है, आंसर आएगा डी दिल्ली। ठीक है तो ये ध्यान रखो आदर्श विलयन में राउल्ट के नियम का फॉलो होता है, जबकि अनादर्श नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कभी भी राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। राउल्ट में एक्चुअल में क्या है, राउल्ट में होता क्या है, राउल्ट का नियम एक्चुअल में ये कहता है कि भाई लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात होती है, लिक्विड लिक्विड की, पानी में किसी दूसरे वाले द्रव को मिलाते हैं, दूसरे वाले लिक्विड को मिलाते हैं। पानी में हमने अल्कोहल मिलाया, तो अल्कोहल मिलाने के बाद में उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, पानी से कम हो जाता है। तो भैया इसमें यह देखा जाता है कि भैया जो पानी में जितना आपने अल्कोहल मिलाया, तो भैया अल्कोहल से भी वेपर बन रही होंगी, पानी की भी वेपर बन रही होगी। तो पानी से कितना प्रेशर ऊपर लग रहा है और अल्कोहल से कितना वेपर प्रेशर लग रहा है, तो इनको मेजर करने के लिए हम राउल्ट्स के नियम को फॉलो करते हैं। और राउल्ट्स के नियम हमेशा आइडियल सॉल्यूशन के लिए फॉलो करते हैं, ना कि नॉन आइडियल के लिए। ठीक है ये चीज हमें याद है। ठीक है आगे बढ़े बेटा अगला क्वेश्चन, बताइए भाई बास दाव नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन के लिए, धनात्मक विचलन के लिए, बड़ा धनात्मक विचलन है, पॉजिटिव डेविएशन है। बड़ा पॉजिटिव डेविएशन वो होता है जिसमें वेपर प्रेशर पहले के कंपेयर में ज्यादा हो जाता है। ये बड़ा पॉजिटिव डेविएशन की बात हो रही है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही है। नॉन आइडियल में ही हो सकता है ऐसा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही हो सकता है, अनादर्श विलयन में ही ऐसा होता है। तो इसमें भैया पहले के कंपेयर में वेपर प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो कम तो बनेगा नहीं, ज्यादा बनेगा। बेटा ध्यान रखो जिसमें वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा होगा तो उसके बॉन्ड जल्दी टूट रहे होंगे, तो ए बी जो बॉन्ड होगा वो कमजोर होगा। बिल्कुल सही बात है, कमजोर होगा लेकिन मजबूत नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, बेटा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन क्या पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, तो ये पता करना है। बेटा याद रखो एसीटोन में दो ही चीजें होती हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगी। एसीटोन के साथ में या तो CH2 होगा या फिर
एसीटोन के साथ में बेंजीन होगा। ये दोनों ही हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगी, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगी। तो एसीटोन के साथ CH2 या एसीटोन के साथ बेंजीन वही पॉजिटिव होंगी, धनात्मक होंगी। बड़ा ये क्लोरोफॉर्म मिला है तो भैया ये साफ साफ गलत है। तो बी और सी दो सही है, आंसर इज डी डेली। याद रखें, डी डेली। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखिए, ये लिखा हुआ है CUT 2023 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से एजियोट्रोपिक मिश्रण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बड़ा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है एजियोट्रोपिक मिक्सचर के लिए। बड़ा एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते क्या है? ऐसे मिक्सचर जिसमें भैया वेपर फेस में और लिक्विड फेस में, वेपर फेस मान लो कोई ऐसा सॉल्यूशन है, लिक्विड लिक्विड का ही सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी वेपर्स बन रही है, तो लिक्विड फेज में भी भैया अंदर भी कुछ वेपर्स होंगी और बाहर भी होंगी। तो जितनी भैया लिक्विड फेज में होंगी और वेपरिक फेज में होंगी, दोनों के मोल फ्रैक्शन बराबर होना चाहिए, सेम कंपोजिशन होना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान रखना, वही एजियोट्रोपिक होता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है। पानी का 100 डिग्री होता है और अल्कोहल का 78 होता है, लेकिन जैसे ही पानी में अल्कोहल को मिक्स करते हैं, अब वो ना तो 78 रहा ना वो 100 रहा, अब वो बन जाता है उसका वेपर, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 से ऊपर हो जाता है। तो फिक्स टेम्परेचर पे दोनों चीजें उबलने लग जाती हैं, बॉइलिंग होने लग जाती है। क्या हम ऐसे मिक्सचर को अलग कर सकते हैं? पानी में से अल्कोहल को अलग कर पाएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा, हम प्रभाजी आशवन के द्वारा सेपरेट भी नहीं कर सकते कि अल्कोहल को और पानी को हम अलग कर सके। ये ध्यान रखें। इनकी वेपरिंग फेज में और लिक्विड फेज में दोनों के भैया अमाउंट जो होते हैं, दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो इक्वल रहता है। पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो भैया कौन सा सही है? इनकी द्रव और वाष्प अवस्थाओं में समान संरचना होती है। दे हैव सेम कंपोजिशन लिक्विड फेज, तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिल्कुल गलत है भैया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते, तो ये साफ साफ गलत है, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन, ये एक निश्चित संरचना पर बनते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो सी भी हो सकता है, अभी और भी देख लें हम। बेटा बेटा बी तो गलत है, तो बी कौन से ऑप्शन में? बेटा इसमें है बी और इसमें है बी, तो ये तो साफ साफ गलत होगा। या तो ए होगा या फिर सी आंसर होगा। चलो चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। बेटा बताइए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है? कम होता है। और वेपर प्रेशर कम होगा तो वो निगेटिव डेविएशन दिखाएगा, पॉजिटिव नहीं दिखाएगा। तो ये दिखा रहा है पॉजिटिव, तो ये बेटा साफ साफ गलत है। तो डी साफ गलत हो गया, तो भैया ए भी गलत हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया? ए और सी। अब आपको ई को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक आंसर आ गया सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। बेटा मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल इन इट्स 10% बाय मास एक्वस सॉल्यूशन शोइंग 2% डिक्रीज इन इट्स वेपर प्रेशर। तो बताइए भैया, मोलर मास बताना है। वो ये बोल रहा है आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपने उसके अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल, जिसको हम बोलते हैं अनअपघट्य, अनअपघट्य इसको बोला जाता है। और जैसे ही अनअपघट्य डालेंगे तो इसकी जो वेपर्स बनेंगी वो पहले की कंपेयर में क्या बनेंगी? कम बनेंगी। तो इसमें भैया जो डेल्टा पी की जो वैल्यू है, डेल्टा पी अपॉन पी, वो भैया कितनी आ रही है? 2% आ रही है, जिसको हम 2/100 बोलते हैं।
अब बोल रहा है कि भैया वाष्पशील पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, तो जो चीज आपने डाली है उसका भैया आपसे क्या पूछ रहा है, 10% द्रव्यमान जलीय विलयन में जिसका वाष्प दाब में 202% कमी आ रही है। तो भैया अवाष्पशील पदार्थ, तो जो चीज आपने नॉन वॉलेटाइल दी है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो बेटा W1 कितना दिया है, 10%। यहां पे देखिए W1 बेटा 10% है, W1 दिया है 10%, मतलब हमने 10 ग्राम मान लिया। तो भैया 10% में पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा, तो इसमें जो पानी होगा जिसको हम मानते हैं, इसको W2 मान लिया, तो ये W1 है, तो इसको मान लेते हैं हम कितना, इसमें मान लेते हैं 90 ग्राम। भैया 90 ग्राम पानी होगा, 10 ग्राम होगा, तभी तो भैया 100 ग्राम सॉल्यूशन बनेगा। अब ये पानी है, ये किसकी बात हो रही है, H2O की बात हो रही है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भैया कितना होता है, H2O का 18 होता है। तो भैया जो चीज मिलाई है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना होगा, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो बेटा फॉर्मूला हमने पढ़ा है P1 माइनस P1 अपॉन P1 इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W2 इंटू M1। इस वाले फॉर्मूले को सॉल्व करके अपन करेंगे, ठीक है। P1 माइनस P1 अपॉन P1 बेटा 2% है, 2 अपॉन 100 आ गया। W2 हमारे पास 10 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है बेटा, ये W है, तो W1 आपके पास 90 ग्राम है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है। सॉल्व करिए, बताइए 18 पंजे 90 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया बेटा, 2 से 2 कट गया, तो M2 की वैल्यू आ गई 100 ग्राम। तो बेटा 100 ग्राम आंसर आएगा, आंसर इज ए आंसर इसका होगा। बिल्कुल बेटा सीयूटी के पेपर के सॉल्यूशन है, सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 11 पे आए। देखिए, द यूनिट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट केवी, बेटा केवी की इकाई बतानी है। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट का एक फॉर्मूला था, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। एम का मतलब होता है मोलैलिटी, ये मोलैलिटी होती है, मोललता होती है, इसकी इकाई क्या होती है समझाते हैं बेटा। ये टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर हमेशा बेटा केल्विन में, केवी की यूनिट हम निकालेंगे, और मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी। और जैसे ही हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, केल्विन इंटू केजी अपॉन मोल इक्वल टू केवी, तो आंसर आएगा केल्विन इंटू केजी इंटू मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये यूनिट, तो बताइए कौन सा आंसर हो गया, आंसर इज ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 12 देखिए भाई क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन 1.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, देखो आपने ऊपर से 1.5 ग्राम सॉल्यूट को मिलाया, 30 ग्राम सॉल्वेंट, बेटा पानी इसमें भरा हुआ है जो कि 30 ग्राम दिया हुआ है सॉल्वेंट, ठीक है, ये विलायक है। अब द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन रेज्ड बाय 2K, जैसे ही हमने विलाया तो भैया उसका जो डेल्टा टीवी की वैल्यू है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो 2 kV क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो भैया जो चीज आपने मिलाई है उसका मोलिकुलर मास आपको निकालना है, मतलब आपको एम बी निकालना है। ये आपके पास डब्ल्यू बी दिया हुआ है और ये आपके पास डब्ल्यू ए दिया है, ए को सॉल्वेंट बोलते हैं, बी को सॉल्यूट बोलते हैं। तो बताइए क्या आंसर आएगा, आंसर इस तरीके से निकालेंगे, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, ये फॉर्मूला लगा के बेटा डेल्टा टीवी कितना दिया है 2 केल्विन, केवी की यूनिट कितनी है 1.85, डब्ल्यू वी बेटा 1.5 ग्राम, मॉलिकुलर वेट निकालना है, और डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ बेटा सॉल्वेंट का वेट 30 ग्राम, और ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएगा नीचे 10 आ जाएगा, तो 15 दूनी 30 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो, ओके। चलिए अब सॉल्व कर ले फटाफट से,
बेटा यहाँ पे देखो MB को ऊपर ले जाओ तो 1.85 इंटू 100 2 इंटू 2 ये आएगा। बेटा पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा बेटा 100 आएगा। ओके तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 4 का डिवाइड दे दो 185 में आंसर आ जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 46.25 आंसर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आए। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों के 1 मोलर जलीय विलयनों को उनके क्वथनांक में वृद्धि के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बेटा क्वथनांक कोई भी चीज अगर मिलाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है, क्योंकि भैया क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स आ चुके हैं। पार्टिकल्स आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भैया क्या करेंगे, उस वेपर को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर हमें और टेम्परेचर देना पड़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये चीज किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल्स पे। तो आप पार्टिकल्स देखो किसमें कितना ज्यादा है, तो ये ध्यान रखो डेल्टा टीवी इज आई इंटू केवी इंटू एम। ये आई जो है इसको वांट ऑफ फैक्टर बोला जाता है, वांट ऑफ फैक्टर यही दिखाता है बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें आप अभी देखने वाले हैं, जैसे कि भाई C6H12O6 बेटा ये तो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए आई की वैल्यू 1 होती है। NaCl बेटा NaCl के लिए आई की वैल्यू भैया कितने आयंस हैं, सोडियम 1 और क्लोरीन 1, आई की वैल्यू 2 हो गई। MgCl2 की बात करें तो 1 मैग्नीशियम है 2 क्लोरीन है, तो आई की वैल्यू 3 हो गई। AlCl3 है, 1 एल्यूमिनियम है 3 क्लोरीन है, तो आई की वैल्यू 4 हो गई। Al2SO4 का होल थ्राइस तो बेटा 3 सल्फेट है 2 एल्यूमिनियम है, तो आई की वैल्यू 5 होगी। समझ गए होंगे आप, जितना ज्यादा आई की वैल्यू होगी उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा। तो बताइए किसकी ज्यादा है, Al2SO4 E, फिर D, फिर C, फिर B और फिर A। तो बढ़ते हुए क्रम के अनुसार E, D, C, B, A, तो सबसे कम होगा A में, सबसे ज्यादा होगा E। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए 40 नंबर। When a non-volatile solid is added to pure water, it will। बेटा जब किसी पानी में सॉलिड को मिक्स करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस आएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो बेटा पानी का तो 100 डिग्री होता है बॉइलिंग पॉइंट, और पानी का ही फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री भी होता है। अब बताइए जब हमने कर डाल दिए, जब हमने उसके अंदर कोई पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल डाल दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो 100 डिग्री से ज्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट जो पानी 0 डिग्री पे उबलने वाला था, अब वो उसके लिए और माइनस में टेम्परेचर चाहिए होगा, क्योंकि भैया हमने कोई चीज नमक डाल दी है मान लो, तो नमक को भैया फ्रीज होने में और ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा माइनस में। तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो गया। तो आंसर कौन सा होगा, सी, बॉयल above 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। आंसर आएगा सी। ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बताइए व्हाट हैपेंस टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन व्हेन नेफ्थलीन इज एडेड। बताइए अब भाई बेंजीन में नेफ्थलीन को मिला दिया, जब कोई चीज मिला दी जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सीधी सी बात है। तो इसमें हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट भैया क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो भैया कौन सा आएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, तो आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, बताइए एज्यूम 3 सैंपल ऑफ जूसेस A, B, C have glucose as the only sugar present in them. The concentration of sample A, B, C। बेटा A दिया हुआ है 0.1 मोलर, B दिया हुआ है 0.5 मोलर, C दिया हुआ है 0.2 मोलर।
अब बताओ सबसे ज्यादा हिमांक किसका होगा? अब बताइए भाई। तो आपके पास तो एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू बेटा के एफ इंटू एम। जिसकी जितनी ज्यादा मोलैलिटी होगी उतना ज्यादा उसका हिमांक में परिवर्तन होगा, ये हमें जानते हैं। तो सबसे ज्यादा भैया कौन सा दिख रहा है? मोलैलिटी सबसे ज्यादा 0.5 की है, तो बी का आंसर हो जाएगा, आंसर इज बी। इस फॉर्मूले के हिसाब से जितनी मोलैलिटी उतना ज्यादा डेल्टा टीएफ मतलब हिमांक में परिवर्तन। तो सबसे ज्यादा हिमांक में जो परिवर्तन होगा, सबसे ज्यादा जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? जितना ज्यादा एम की वैल्यू होगी। तो एम की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है? बी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 17 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक? बेटा आइसोटोनिक क्या होता है पहले ये समझो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम बोलते हैं समपरासरी विलयन, जिसमें वेपर प्रेशर क्या होता है? दो चीजों का, ए और बी, मान लो दो चीजें, उन दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और वेपर प्रेशर इसका भैया जो इसका परासर था, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए? बराबर है। वेपर प्रेशर नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला होता है आई इंटू सी आर टी। आई इंटू सी आर टी। बेटा सी आर टी के बारे में जिक्र नहीं है, तो ये कॉमन रहते हैं, आर भी कॉमन रहता है, टी भी कॉमन रहता है बेटा, पर लेकिन आई हमेशा दो चीजों के डिफरेंट। तो जिसमें आई की वैल्यू सेम होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, वही आइसोटोनिक होगा। तो चेक करो आई की वैल्यू। बेटा NH2CO NH2 नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई की वैल्यू 1 होती है। NaCl में आई की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो ये डिफरेंट है, तो प्रेशर इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिफरेंट आएगा। देखो 0.1 0.1 ये इनकी सी जो होती है कंसंट्रेशन बराबर है सभी में। देखो सी की वैल्यू यहाँ पे भी बराबर, यहाँ पे भी बराबर, यहाँ पे भी बराबर, यहाँ पे भी बराबर, सब जगह, पर आई की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। चलो चेक करते हैं। NH2CO NH2 फिर दोबारा आई की वैल्यू 1 है, इसके लिए MgCl2 के लिए आई की वैल्यू 3 है, तो ये डिफरेंट होगी, हमें सेम चाहिए आई की वैल्यू। CaNO3 का ऑल्टवाइज, एक कैल्शियम है, दो NO3 है, तो टोटल आई की वैल्यू इसके लिए कितनी हो गई बेटा? 3। एक Na2SO4, दो सोडियम है, एक SO4 है, तो आई की वैल्यू 3। बेटा आई की वैल्यू सेम मिल चुकी है, तो यही होंगे जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, जिसमें हम बोल सकते हैं इनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जिसकी आई की वैल्यू सेम है उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाए। ओके, तो आंसर कौन सा हो गया? सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आए। हाँ, परासर दाब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताना है। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ये एक ऐसा प्रेशर होता है जो हमारे घर में भी, हमारे घर में आरओ में इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा प्रेशर है जिसमें क्या होते हैं, आरओ के अंदर सिलेंडर्स होते हैं, उसमें गंदा पानी एक साइड से जाता है तो साफ पानी निकल के आता है, बाकी जितने भी कण होते हैं वो रुक जाते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई करेंगे। भैया ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब यहां समझो, जैसे कि ये आपके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो यहां से पार्टिकल इस साइड से मूवमेंट कर रहा है, एक साइड से दूसरी साइड पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, झिल्ली में से एक जगह से दूसरी जा रहा है। तो हमने ऊपर से एक प्रेशर लगाया जिससे क्या हो गया, इनका मूवमेंट रुक गया। ठीक है भैया, तो जो मूवमेंट रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाते हो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। पर आप चाहते हो नहीं, हम तो भी पार्टिकल का मूवमेंट विपरीत दिशा में चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आप एक साइड अप्लाई कर दो, तो वो पूरा का पूरा दूसरे साइड जितने भी पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ऑटोमेटिक झिल्ली के एक साइड जाना, दूसरी साइड जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखो, अगर आपने भैया एक मूवमेंट को बंद कर दिया एक प्रेशर से, आप चाहते हो फिर दोबारा पार्टिकल जाना स्टार्ट हो जाए, तो आप दूसरी साइड दूसरे कंपार्टमेंट से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करो। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतने ज्यादा पार्टिकल का मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो। तो पार्टिकल का मूवमेंट स्टार्ट करना है तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां देखो,
प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान पराशर दाब विधि से ज्ञात कर सकते हैं। बेटा जितने भी प्रोटीन वगैरह होते हैं उनके अगर अपन को मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर से निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसको याद करना है। द ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी, बिल्कुल सही बात है। ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई होता है उसका फॉर्मूला सीआरटी होता है। तो पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके, सी मतलब होती है मोलैरिटी, इनके प्रोपोर्शन है, बिल्कुल प्रोपोर्शन है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्स ऑस्मोसिस अकर्स व्हेन ए प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने आपको समझाया था, आप चाहते हो रिवर्स ऑस्मोसिस, एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल आ रहे हैं, अब दूसरी जगह से पहली जगह पार्टिकल आने स्टार्ट कर दे तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तो दूसरी साइड में जो पार्टिकल गए वही पार्टिकल अब पहली साइड आना स्टार्ट हो जाएंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी, तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा तब। तो बेटा सी भी बिल्कुल सही है। अब डी वाला, एडमा अकर्स ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ वाटर इन टिश्यू सेल एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। बेटा याद रखो, जैसे कि भैया अपने हमारे शरीर, जैसे हमारे चोट लग जाती है तो हमारे घुटना हुआ, हाथ हुआ, उंगली हो गई तो सूजने लग जाती है, तो जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, स्वेलिंग होने लग जाती है। अब सेल स्वेलिंग क्यों हुई, क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल्स थे वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो गए, तो अंदर के पार्टिकल्स अगर कोशिकाओं में से बाहर निकल रहे हैं तो ये भी तो एक ऑस्मोसिस प्रोसेस है। बिल्कुल, अगर आप चाहते हो, अगर भाई सेल श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है सेल, मतलब बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो बाहर के मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे होंगे, सिकुड़ रही है, तो ये चीज ध्यान रखो, अगर कोशिकाएं स्वेलिंग कर रही हो या सेल सिकुड़ रही हो तो इसमें भी ऑस्मोसिस प्रोसेस लगती है। जैसे कि अचार बनता है, अचार की बात करें तो अचार के अंदर तेल जा रहा है, तो भैया तेल का कहां पर वही अंदर फ्लो कर रहा है, अचार के अंदर, तो ये भी ऑस्मोसिस। तो बिल्कुल सही है, डी भी करेक्ट होगा, तो ए बी सी डी आंसर इज सी, तो सी इसका बेस्ट ऑप्शन है। ओके चलिए नेक्स्ट, 19 नंबर की बात करें, बताइए द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। आप बताएंगे भैया पराशर दाब का बढ़ता हुआ क्रम बताएंगे। तो बड़ा पराशर दाब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। बड़ा सी 0.1 फिक्स है, आर गैस कांस्टेंट फिक्स रहता है, टेम्परेचर भी फिक्स रहता है, पर चेंज क्या होता है, आई। आई का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो भैया इनके लिए जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो बताओ भाई, NH2CO NH3 के लिए आई की वैल्यू 1, NaCl के लिए आई की वैल्यू 2, MgCl2 के लिए आई की वैल्यू 3, Cl2 2 गए, एक Mg तो 3, और K3FeCN6 का K3 मतलब 3 हो गया, जो पूरा 1 हो गया, आई की वैल्यू 4। अब बताओ बढ़ता क्रम, सबसे कम C, फिर उससे D, फिर उससे ज्यादा A, फिर उससे ज्यादा D, तो CBAD कौन सा आंसर है, CBAD आंसर है C, तो C इसका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कॉलिगेटिव गुण होते हैं, कॉलिगेटिव जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन क्वांटिटी। बड़ा एक बात बताइए अच्छे ढंग से, जो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो केवल और केवल पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। वो पार्टिकल्स किसके होते हैं, सॉल्यूट के होते हैं, ना कि सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन, पार्टिकल का मतलब क्या हो गया भैया, कंसंट्रेशन पे डिपेंड, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और कहां का लिखा हुआ है भैया, आइडेंटिटी है, भैया गलत हो गया। आइडेंटिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, भैया सॉल्यूट आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन, हाँ भैया ये मिल रहा है। अब लेकिन चलो ए और डी में से देखते हैं, आगे पढ़ो, इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आइडेंटिटी, बिल्कुल बेटा सॉल्यूट की आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता, ना सॉल्वेंट्स की आइडेंटिटी पे डिपेंड करता। भैया कौन सी चीज मिली है, क्या मिला है, पानी है कि वो है, क्या है, मतलब पानी है कि बेंजीन है, किसमें अपन नमक को घोल रहे हैं, ये किसमें घोल रहे हैं इससे हमें मतलब नहीं है, भैया किसको घोला जा रहा है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसमें पार्टिकल्स किसके कितने होते हैं, उस पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। तो आंसर इसका कौन सा होगा, ए आंसर होगा, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बताइए।
भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के गुण हैं, बताइए। तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो गुण होते हैं, कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो केवल हमें याद रखनी है, 4 ही होती है। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु का, क्वथनांक बिंदु का उन्नयन। तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको बोलते हैं हिमांक बिंदु का अवनमन, हिमांक बिंदु का अवनमन। और फोर्थ पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है, ये 4 चीजें हमें ध्यान रखनी है बेटा। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड कर, जो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव। तो याद करो, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक। तो भैया कौन सा आंसर हो गया, ऑल ऑफ दीज हो गया, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। तो इसमें बताओ, ये आगे देखो क्वेश्चन, कॉलिगेटिव गुण होते हैं, विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब नहीं, दाब घटकों के नहीं, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो बेटा ए का कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, तो भैया ये गलत और ये गलत, तो बी होगा या फिर सी होगा। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ ने ये बताया था कि भैया लिक्विड के अंदर गैस को कैसे घोलते हैं। तो solubility of gas in liquid is directly proportional to the mole fraction of gas in solution, ये साफ साफ बताया गया है। तो यहाँ पे द्रव में गैस की विलेयता द्रव विलयन की सतह के ऊपर स्थित उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो बी का फोर्थ होगा, तो बेटा बी का फोर्थ है, तो आंसर कौन सा आ गया, बी बॉम्बे आंसर इज करेक्ट। बाकी और भी देख सकते हैं। तो राउल्ट का नियम, तो भैया राउल्ट का नियम साफ साफ बोलता है कि भाई इसमें कौन सा है भैया, राउल्ट के नियम, राउल्ट का नियम साफ साफ ये बोलता है कि विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात है कि भैया इसके अंदर 2 चीजें मिली हैं, ए है और बी है। तो इसकी वेपर बनेगी, तो इसकी वेपर बनेगी, तो भैया इसका जितना मूल फ्रैक्शन ऊपर जाएगा ए का, उतना ज्यादा ऊपर प्रेशर लगेगा। बी का जितना ज्यादा ऊपर भैया, जितना इसके अंदर घुलेगा उसकी वेपर जितनी ज्यादा बनेगी, उतना ज्यादा ऊपर भी प्रेशर लगेगा। तो और डॉल्टन्स का मतलब क्या होता है, दोनों को टोटल कर दो, तो भैया पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, सबका योग कर देंगे सब वेपर प्रेशर का, तो टोटल निकल के आ जाता है। तो विलयन के सभी घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योगों के बराबर होता है। ठीक है, आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, a molecule X associate in a given solvent as per the following equation. For a given concentration of X, the want-off factor was found to be 0.80. तो बड़ा want-off factor मतलब I की वैल्यू 0.80. The fraction of associate molecule was 0.3. तो बड़ा अल्फा की जो वैल्यूज दी गई है वो 0.3 दी। हमें वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात हो रही है कि स्ट्रॉन्ग के लिए बात हो रही है। आप इससे समझ गए होंगे भैया अल्फा की वैल्यू 0.3 है, 1 नहीं है। अल्फा की वैल्यू अगर 1 होती है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, प्रबल विद्युत अपघटन होता है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात है। और ऊपर से बात है संगुणित हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, तो इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है 1 + 1 अपॉन n - 1 इंटू अल्फा। तो आई की वैल्यू 0.80, 1 + 1 अपॉन n की वैल्यू हम निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू 0.3 है। इसको माइनस करेंगे, 0.80 में से 1 को माइनस करेंगे तो -0.20 आएगा, और ये अपना आएगा 0.3। ठीक है, अब बड़ा 0.3 इस साइड लेके आइए तो कितना आएगा, तो 0.20 अपॉन 0.30 और 1 अपॉन n - 1,
पॉइंट से पॉइंट कट गया, जीरो से जीरो कट गई, तो यहाँ पे आएगा -2/3 और -1 इस साइड आएगा तो 1 - 1 2/3। तो बताइए क्या आंसर आएगा? 1 - 2/3 1/3 इक्वल टू 1/n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो n की वैल्यू 3 बेटा किसमें? बी ऑप्शन। ये ध्यान रखिए भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात हो रही है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए बात हो रही है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे विलियन के सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो 23 क्वेश्चन मैंने विलियन के पूछे थे अपने टेस्ट में, और ये पूरे 23 के 23 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। ठीक है, ये ध्यान, चलो आगे बढ़िए। अब आपके सामने क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, बताइए क्या आंसर आएगा, फटाफट से बताइए। ठीक, ई नॉट सेल और संतुलन स्थिरांक केसी के बीच का संबंध क्या होगा? बेटा एक बात ध्यान रखिए, जो ई सेल होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन एन लॉग, ये होता है एनोड अपॉन कैथोड। ये फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं निरस्त इक्वेशन। लेकिन हम केसी की वैल्यू तभी निकालते हैं जब ई सेल की वैल्यू 0 होती है। तब याद रखें, जो एनोड अपॉन कैथोड जो है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्यू केसी के बराबर हो जाती है। तो ई सेल की वैल्यू अगर 0 हमने रख दी, तो ई नॉट सेल -0.059 अपॉन एन, बेटा 0.059 तो रखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह हम पूरी की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 RT अपॉन NF लॉग एनोड अपॉन कैथोड की है केसी। तो ये इस साइड आएगा, तो ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग केसी, ये हो जाता है। बेटा 0.059 को 059 को अपॉन एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 RT अपॉन NF। ये ध्यान रखें, ये वाली जो वैल्यू होती है वो इसके इक्विवेलेंट ही होती है। ठीक है, तो 0.059 अपॉन एन को मैंने ये लिख दिया है। ओके, तो बताइए कौन सा आंसर आ गया? तो ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT NF लॉग। तो आंसर कौन सा है? 4 का। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, ये वाला क्वेश्चन बताइए। बड़ा एक सेल है, उसमें Mg+2 Ag+ से Ag जा रहा है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दी गई है, ई सेल निकालना है। बड़ा एक बात बताइए, ये आपके पास ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, ये बेटा एनोड पे होती है ये वाली रिएक्शन, और ये कहां पे होती है बेटा? Ag+ से Ag, ये होती है कैथोड पे, अच्छे से जानते हो आप। ठीक है ना, तो बताइए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसको अगर मैं इस तरीके से अगर वेरीफाई करूं, Mg में Mg+2 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो Ag+ से Ag में जाएगा, तो Ag+ से Ag में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। यहाँ पे भैया 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 के लिए हमें 2 Ag करना पड़ेगा। हाँ बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, बेटा इसमें अपन ई सेल निकालेंगे,
तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, बेटा एनोड, एनोड पे कौन सा होने वाला है भैया, ऑक्सीडेशन, तो Mg+2 की कंसंट्रेशन, और कैथोड पे कौन सा होगा, Ag+, तो Ag+ के ऊपर बेटा आगे कितनी वैल्यू है 2, इसको सॉल्व करेंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू बेटा 1.25, 0.059 अपॉन एन, एन में भैया कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, दो दिए दो लिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की बात होगी। लॉग Mg+2 की वैल्यू बेटा कितनी है 0.0001, तो 0.0001 आपके पास Mg+2 की है, Ag+ की 0.01, और वो भी इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर कैसे आ गया बेटा, बैलेंस करने पे Ag की वैल्यू आगे कितना 2 का मल्टीप्लाई किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहां तो 1 ले रहा था +1 से 0 में, तो इसको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरीके से 2 आ गया। ठीक है, अब बताइए बेटा 1.25 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, बेटा 0. लॉग 0.0001 अपॉन 0.01 का स्क्वायर बेटा कितना होगा, 0.0001 ही होगा, ये कट जाएगा तो log 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो आंसर 1.25 वोल्ट ही आने वाला है। तो आंसर कौन सा होगा, 1.25 वोल्ट, आंसर इज बी बॉम्बे, तो बी बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर होगा। जब ये कट जाएगा तो बेटा log 1 बनेगा, क्या बनेगा, log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 आ गया, तो जो 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सेल ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, बेटा सेल का ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, तो बेटा सेल का जो ईएमएफ होता है इसमें 2 चीजें होती हैं, एक आपके पास एनोड होती है और एक कैथोड होती है। ठीक है, एक एनोड होती है और एक कैथोड होती है, तो भैया इनके एनोड के आकार और कैथोड के साइज नहीं, ये तो साफ साफ गलत है। टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, बेटा जो इसके अंदर भरा होता है ना उसकी कंसंट्रेशन पे बात होती है, तो ये ध्यान रखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखो, विलयन के की सांद्रता पे निर्भर करेगा, विलयन की सांद्रता पे निर्भर करता है, याद रखें। तो आंसर कौन सा होगा, डी दिल्ली करेक्ट आंसर। ओके, डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़िए 28 नंबर, आपसे पूछा गया नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन चुनना है, बताइए भाई, आप एक बार बताइए, अच्छे से बता दें, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल देखो बेटा समझ लो पहले, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कोई भी मेटल है वो +2 से m में, m+ से m में, m+3 से m में, मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कम होता है, कम हो रहा होता है, +3 से 0 जा रहा है, +2 से 0 जा रहा है, +1 से 0 आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो जितना उसका पोटेंशियल बनेगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जिसको अपचयन विभव बोलते हैं, अपचयन विभव। और ये वाली रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा कहां होगा बेटा, कैथोड पे होगा। अब भाई रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है, तो भैया ये हमेशा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो उतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। अब इलेक्ट्रॉन खींच सकता है तो दूसरा उतनी जल्दी दे भी रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये ले रहे हैं। तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उतनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और दूसरी साइड से वो इलेक्ट्रॉन देगा भी। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का मतलब होता है अपने आप को रिड्यूस करेंगे। याद रखो, जब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपने आप को रिड्यूस करेंगे, और दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, दूसरा अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो अपने आप को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। पॉइंट ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो अपने आप को रिड्यूस करता है। 2 पॉइंट हमेशा याद रखना इसके अंदर। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आराम से कर सकते। देखिए बेटा इसमें देखो, अब क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन बेटा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन
पोटेंशियल कितना है 2.87 है, नाइट्रेट का 0.97, कॉपर का 0.34, हाइड्रोजन का 0, जिंक का -0.76, लिथियम का -3.05। जब रिडक्शन पोटेंशियल, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो ये दूसरे जितने भी नीचे दिए गए हैं इन सबको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो बड़ा पहला क्वेश्चन, फ्लोरीन गैस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये हमेशा क्या कर सकता है, दूसरे को, ये ऐसे एजेंट है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब एजेंट क्या करता है, दूसरे का काम करवाता है। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने का काम किसका होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अच्छे कौन होंगे, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिल्कुल सही है। आपको बेटा गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है, रॉन्ग बताना है। अब दूसरा, लिथियम आयन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा जब फ्लोरीन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो लिथियम बीच में कहां से आ गया, तो साफ साफ गलत आंसर है बी। तो बेटा बी आंसर इज करेक्ट हो गया। क्लियर है, तो आंसर इसका क्या होगा बेटा, बी आंसर इसका सही माना जाए। अब तीसरा भी देखो, कॉपर कैन बी ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रेट आयंस। कॉपर को नाइट्रेट आयन के द्वारा ऑक्सीकृत किया जा सकता है। बेटा नाइट्रेट कॉपर को कर सकता है, तो आप श्रेणी में देखो, नाइट्रेट ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो बिल्कुल नाइट्रेट का और नाइट्रेट का जो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए वो नीचे वालों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। बिल्कुल कॉपर को ऑक्सीडाइज करता है, बिल्कुल सही है। जिंक कैन बी ऑक्सीडाइज बाय हाइड्रोजन आयन। तो भैया जिंक हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्सीडाइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो हाइड्रोजन ऊपर है और जिंक नीचे है, तो हाइड्रोजन भैया जिंक को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये ध्यान रखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो वही चाहिए, आंसर कौन सा होगा, गलत पूछा था, गलत आंसर है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेटा एनोड किससे बनता है, श्रवण यंत्रों में जो कान वाली जो मशीनें आती हैं उसके अंदर भी भाई बैटरी लगी होती है। तो बैटरी में जो एनोड होता है उसके अंदर मरकरी सेल लगाया जाता है, उसमें एनोड बनता है, जिंक मरकरी अमलगम का बनता है। याद कर लो, जिंक मरकरी अमलगम का बनता है। जो कान में लगाने वाली जो मशीन आती है उसमें जो सेल होता है वो जिंक मरकरी का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अर्धकोश अभिक्रिया वह होती है, हाफ सेल रिएक्शन क्या होती है। बेटा हाफ सेल रिएक्शन का मतलब क्या है, आप जानते हैं हमारे पास सेल के अंदर एक एनोड होती है और एक कैथोड होती है। एनोड पे बेटा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे बेटा रिडक्शन होता है। एनोड पे बेटा ए प्लस में चला जाएगा, बेटा रिडक्शन में बी प्लस बी में चला जाएगा। तो बेटा एक सेल तो जे बन गया, इसको बोलेंगे हाफ सेल, और एक हाफ सेल आपका ये भी बन गया। तो समझ में आ गया हाफ सेल का मतलब, जो एक इलेक्ट्रोड पे जो चीजें हो रही हैं वो हाफ सेल होते हैं। तो लिखा हुआ है टेक प्लेस एट वन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पे जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उसी को हाफ सेल बोला जाता है। तो एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये भी हाफ सेल, ये भी हाफ सेल, दोनों हाफ सेल मिल जाएंगे तो फुल सेल बन जाएगा। ओके, आंसर कौन सा हो गया बेटा, बी बॉम्बे। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एजी प्लस, एजी इलेक्ट्रोड की 0.80 वोल्ट है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, बताइए बेटा एजी प्लस का अपचयन विभव कितना है। बेटा एजी प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.80 वोल्ट, और हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, 0 वोल्ट होता है। अब आप बताइए कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो एजी हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो लिखा हुआ है आप यहाँ पे एजी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा एक बात बताओ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते, वो कौन से एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो एजी प्लस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग।
और हाइड्रोजन प्लस किसका काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, और ये भैया रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचायक की तरह काम करेगा। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि एजी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग, भैया रिड्यूसिंग नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है। तो ये तो साफ साफ बोला, एजी बी का रिड्यूसिंग, हाँ बी का हो सकता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो हमेशा बी का रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो भैया ये आपका सही हो सकता है। एक और अगला क्वेश्चन, एजी कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज देन H2। क्या भैया एजी ऑक्सीडाइज हो जाएगा हाइड्रोजन के द्वारा? नहीं, हाइड्रोजन का तो भैया ऑक्सीडाइज, इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो ज्यादा है, हाइड्रोजन एजी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, एजी हाइड्रोजन को कर देगा। ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया। एजी एक्ट एज ए एनोड विद एसएचई, बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो हमेशा कैथोड पे होती है। कहां पे होती है? कैथोड पे। जी बोल रहे हैं कि भैया एनोड पे होती है, ये भी गलत। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बताइए। अब क्वेश्चन पूछा है FeCl3 ZnSO4 AgNO3 FeCl3 WCl6, बेटा ZnSO4 AgNO3 FeCl3 और WCl6। अब वो ये बोल रहा है कि भैया इनके जली विलयन में कितने, भैया 2 घंटे तक 5 एम्पियर की अपन ने करंट फ्लो करा दी। अलग अलग सेल है चारों, अब 5 एम्पियर के करंट 2 घंटे तक फ्लो कराएंगे तो भैया कुछ ना कुछ तो उसमें कैथोड पे जमेगा। तो भैया कैथोड पे यहाँ पे जिंक जमेगा, इस वाले से निकल के एजी चिपकेगा, इसमें से निकल के आयरन चिपकेगा, तो इसमें से निकल के टंगस्टन चिपकेगा। तो कितना कितना चिपकेगा, किसमें ज्यादा चिपकेगा किसमें कम चिपकेगा? कैथोड की बात हो रही है, चिपकना चिपक नहीं चलता है कैथोड में, तो अपन चेक करते हैं भैया। जैसे फेराडे का फर्स्ट लॉ लगाते हैं, फेराडे का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि M इक्वल टू भैया Z/N IT होता है। अब I और T तो भैया सबके लिए सेम है, 2 घंटे और 5 एम्पियर, तो I और T तो कांस्टेंट रहेगा। तो मास जो होगा वो Z/N के होगा। अब Z क्या होता है भैया? मोलर मास होता है, और N क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। चेक भैया। जिंक, जिंक के लिए भैया कितना दिया हुआ है? 65। इसमें भैया कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? +2 है भैया, 2 का डिवाइड दे दो तो लगभग 32 दूनी 64, 32 पॉइंट और 32.5 आ गया। AgNO3 बड़े एजी में 108 होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया? 1 इलेक्ट्रॉन का काम होता है, तो यहाँ पे तो 108 ग्राम चिपक जाएगा। Fe की बात करो बेटा, Fe कितना है? 56 है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा? +3 होता है, क्योंकि 3 ऊपर जाएगा, +3, 3 का डिवाइड दे दो, 3 एकम 3 और 3 8 24, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। W का बेटा कितना होता है? 184। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +6 होता है, 6 का डिवाइड दे दो, 36 18 और 30 पॉइंट, तो 6 6 36 30 पॉइंट। तो सबसे घटता क्रम बताना है, तो सबसे कम कौन चिपका? FeCl3, बट Fe वाला कौन सा है? C। इसके बाद कौन चिपका? 30 ग्राम W वाला, बेटा W वाला D है। इसके बाद कौन चिपका? 32 जिंक वाला, बेटा जिंक वाला A है। इसके बाद Ag, बेटा B होगा। तो आंसर कौन सा हो गया? CDAB। बेटा CDAB कौन सा आंसर है? ये तो गड़बड़ है। घटता क्रम बताना है, तो बड़ा सबसे घटता क्रम बताना है, बढ़ता नहीं। तो अपन को सबसे ज्यादा बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी, उल्टा देखो। तो बी कहा है बेटा? बी ए डी सी, आंसर आ गया सी। हमने बढ़ता क्रम लिख दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था। कौन सा बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग में सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर आंसर आ गया। ओके, बेटा Z/N होता है जो मॉलिक्यूलर मास और कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। ये फेराडे के फर्स्ट लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि भैया किसी कैथोड के ऊपर कितना कितना अमाउंट भैया मेटल का जमेगा, उसके लिए भाई फेराडे का फर्स्ट लॉ लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन बताइए। अब वो बोल रहा है कि भाई मानक अपचयन विभव के आधार पर धातुओं की अपचायक शक्ति का घटता क्रम बताना है, बेटा रिड्यूसिंग पावर। अब भाई पावर, रिड्यूसिंग पावर दिखानी है तो पावर हमेशा दूसरों पे दिखाते हैं। अब रिड्यूसिंग पावर तो भैया दूसरों की अपन रिड्यूसिंग पावर दिखानी है तो दूसरे की पावर दिखाएंगे, दूसरे पर पावर दिखाएंगे, तो बताओ भैया किसका ज्यादा किसका कम होगा? तो दूसरे को रिड्यूस करने के लिए पावर बतानी है भैया,
दूसरे को रिड्यूस तभी करेंगे जब अपने आप को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो भैया ये सब रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं, कैसे पता, बढ़िया +2 से 0, +2 से 0, +3 से 0, +1 से रिडक्शन पोटेंशियल। हम बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो। माइनस वाला बेटा किसमें हो गया, प्लस में, माइनस वाला किसमें हो गया, प्लस में, माइनस वाला किसमें हो गया, प्लस में, प्लस वाला किसमें हो गया, माइनस। जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उसका उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडेशन। बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा रिड्यूसिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ऑक्सीकरण जो विभव होता है वो अपचयन शक्ति के समानुपाती होता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा, बी का, फिर किसका होगा, सी का, फिर ए का, फिर डी का, बी सी ए डी। तो बी सी ए डी कहां लिखा हुआ है बेटा, डी आंसर। ये ध्यान रखिए, आंसर डी। अगला क्वेश्चन, बेटा मोलर चालकता की सही एसआई इकाई बतानी है। तो बेटा मोलर चालकता होती क्या है, बेटा मोलर चालकता होती है डेल्टा एम, जिसको डिनोट मोलर चालकता को मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं, K/C। तो इसकी यूनिट याद कर लो बेटा, और एसआई यूनिट की बात हो रही है तो याद करो सीमेन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। याद कर लो, सबसे बढ़िया अच्छी बात है बेटा। सेंट और इसकी अगर हम सीजीएस यूनिट अगर पूछेंगे तो सीमेन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है, और एसआई आपकी मीटर स्क्वायर। तो आंसर कौन सा है, सी होता है। यूनिट तो आपको याद ही करनी पड़ेगी इसकी, तो भूल जाओगे बात। चलो अगला क्वेश्चन 34 नंबर बताइए। इसमें बोला है भैया Na3PO4 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। आपको दी किसकी है, NaCl की दी है। कितनी दी है बेटा, 110 दी गई है। K3PO4 की दी गई है, कितनी दी गई है, 98.8 दी गई है। फिर कौन सी है, KCl की दी गई है, कितनी दी गई है, 134.6 दी गई है। निकालना है किसकी है, Na3PO4 की निकालना। ठीक है, चलो देखते हैं। Na+ और Cl-, इसको तोड़ो। K3PO4 को बेटा K+ और PO4-3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कितने के हैं, 3 के हैं। चलो ठीक है, इसको तोड़ो। तो K+ और Cl-, निकालना क्या है बेटा, Na+ और PO4-3 निकालना है। अब मुझे आप लोग खुद बताओ भैया, 3 के हैं और 3 Na चाहिए, मुझे ये निकालना है, किसमें किसका मल्टीप्लाई करें तो बताओ बेटा। Na3 चाहिए तो मुझे तो ये तो चाहिए ही चाहिए पड़ेगा, PO4 चाहिए भैया, ये भी चाहिए पड़ेगा। ठीक है ना, तो भैया Na चाहिए और PO4, तो Na और PO4 तो यहीं से मिलेगा। ठीक है ना, मुझे ये हटाना पड़ेगा, Cl को हटाना है और K को हटाना है। तो मैं एक काम करूं, 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3Na 3Cl। तो यहां पे भी 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3K 3Cl। तो 3K से 3K कट गया, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे तो भैया, और 3Cl से भैया 3Cl कट जाएगा तो 3Na और PO4 मिल जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो गया कम। तो बेटा ऐसे मिलेगा, Na3PO4 को निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, तो आपको Na इसको जोड़ना पड़ेगा, लैम्डा NaCl प्लस लैम्डा K3PO4, इन दोनों को जोड़ दो और माइनस KCl कर दो। और लेकिन हमें 3 Na चाहिए तो भैया पहले वाले में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 Cl हो जाएंगे तो 3 Cl को हटाने के लिए भैया इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 3 गुणा NaCl, बेटा NaCl का कितना है, 110.2 प्लस K3PO4 का 98.8 और KCl का 134.6। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 0 11 3 33, 98.8 माइनस
3 छिंग 18, 3 चौक 12 और 13, 3 त्रिका 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4। जी आंसर प्लस कर लो। 8 और 6 14 की 4 हाथ से लगी 1 9 आ गया, और 9 और 3 12, और ये 429 पॉइंट, और ये 430 पॉइंट, 3.6। तो इसका जो आंसर आएगा 429.4 में से 403.6 जाएंगे, 14 में से 8 गया 6, 8 में से 3 गया 5, और 8 में से 3 गया 5, और यहाँ पे 2, तो 25.6 आंसर आएगा, बट ऑप्शन में नहीं है शायद, तो 25.6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। इसी को हम बोलते हैं कोलरास का लॉ बोलते हैं, कोलरास के नियम के अकॉर्डिंग ये किया गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 36 बेटा, एक गैल्वेनिक सेल को अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बदलना है, हमारे पास दो सेल है, अब दो सेल हैं, अगर इन दोनों सेल को अगर हम चाहते हैं, ये गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या होता है भैया, 1.1 वोल्ट आ रहा हो, इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बदलना चाहते हो। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब होता है कि भैया बाहर से एनर्जी आएगी और इनको चार्ज करेगी। एक हमारे पास घड़ी वाले सेल होते हैं, घड़ी वाले सेल क्या होते हैं, वो खुद एनर्जी देते हैं, तो वो कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल्स है, तो खुद एनर्जी दे रहे हैं, सॉल्यूशन में से एनर्जी बना रहे हैं, खुद एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक वाले में क्या होता है, हमारे पास बैटरी चार्जिंग वाले होते हैं, हमने उसको चार्ज किया, तो ये वो चार्ज होंगे, फिर उसका डिस्चार्ज होंगे, तो बाहर से एनर्जी लगानी पड़ती है। तो बाहर से एनर्जी लगाओगे तो 1.1 वोल्ट से हमें क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होते हैं, जो विद्युत अपघट्य सेल होते हैं, उनके लिए एक्सटर्नल जो वोल्टेज लगाएंगे वो ज्यादा लगाएंगे 1.1 वोल्ट से, तब वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल माना जाएगा। आंसर इज सी, ठीक है, ये ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट 37 की बात करें। हाइड्रोजन विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, हाइड्रोजन का होता है 0 वोल्ट और कॉपर का होता है 0.76 वोल्ट, तो बेटा किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर का। तो कॉपर क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन रिड्यूस मोर इजीली देन कॉपर, तो वो कह रहा है हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन कॉपर से अधिक आसानी से अपचित होगा, बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन कहां से हो जाएगा, सही नहीं है, गलत ही बताना है। कॉपर HCl में घुलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं घुलेगा। कॉपर HCl में इसलिए नहीं घुलेगा क्योंकि कॉपर HCl में घुलकर H दे देगा, हमें हाइड्रोजन गैस निकालनी होती है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन भैया कॉपर HCl में घुल ही नहीं सकता, वो पहले से ही H+ में बैठा हुआ है, तो वो H+ कहां से दे देगा, ये तो गलत है, ठीक है। HCl में नहीं घुलता है, बिल्कुल सही है ना, HCl में घुलता ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉपर क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है H2 को H+ में कन्वर्ट करेगा, वो पहले से ही HCl H+ में बैठा है, तो उसको H+ में कैसे घुलेगा, तो बिल्कुल सही बात है, नहीं घुलेगा। कॉपर इज ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रेट आयन, कॉपर नाइट्रेट के द्वारा ऑक्सीकरित होता है, सीधी सी बात। तो कॉपर भैया ऑक्सीडाइज हो सकता है नाइट्रेट के द्वारा, तो ये भी साफ साफ आपका क्या है, ये भी कॉपर ऑक्सीडाइज, बेटा कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता नाइट्रेट के द्वारा, नाइट्रेट क्या कर सकता है, कॉपर ऑक्सीडाइज कर सकता है नाइट्रेट को, तो ये साफ साफ आपका गलत है, ये ध्यान दें, ये साफ साफ गलत है। हाइड्रोजन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर, बड़े कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, लेकिन कॉपर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर हाइड्रोजन को तो ऑक्सीडाइज करेगा, पर ये बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन कॉपर को करेगा नहीं, तो हाइड्रोजन कैन नॉट ऑक्सीडाइज, तो बिल्कुल ये वाला भी कैन नॉट ऑक्सीडाइज लिखा है, बिल्कुल सही, आपको गलत बताना है। तो गलत कौन सा आ रहा है बेटा, सी गलत बता रहा है। ए वाला भी एक बार चेक कर लो, क्या कंफ्यूज, हाइड्रोजन रिड्यूसेस मोर इजीली देन कॉपर, हाइड्रोजन क्या करेगा भैया, कॉपर से अधिक आसानी से अपचेत होता है, हाइड्रोजन कॉपर से अधिक आसानी से अपचेत होता है। बेटा हाइड्रोजन जो है, याद रखो, हाइड्रोजन भैया कॉपर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है,
कॉपर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो हाइड्रोजन कॉपर को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है बेटा, सी गलत। तो आंसर इसका आएगा सी। सी बिल्कुल गलत आंसर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कंडक्टिविटी, बेटा चालकता क्या होती है? बेटा कंडक्टिविटी कप्पा को जिसको बोलते हैं, कप्पा हमेशा रो के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। कंडक्टिविटी जो होती है वो हमेशा हम बोल सकते हैं रजिस्टिविटी के, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, जिसको चालकता, तो चालकता प्रतिरोधकता के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। बेटा रो की यूनिट क्या होती है? तो रो की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। तो बेटा ऊपर जाएंगे तो कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, और मीटर इनवर्स हो जाएगी। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कौन सा आंसर हो गया बेटा, सी आंसर हो गया। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, जिस कॉपर छड़ को आपने एक कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दिया, कॉपर को हमने डाल दिया भैया कॉपर सल्फेट में, ये कॉपर की है भैया, एसएन की छड़ को डाल दिया SnCl2 में। अब वो बोल रहा है कि भैया इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन मतलब आपका Cu+2 से Cu वाला दिया हुआ है वो 0.34 है, इसका Sn+2 से Sn वाला दिया हुआ है वो माइनस का 0.14 वोल्ट, ये दिए हुए। ठीक है, ये दिया हुआ है, मानक इलेक्ट्रोड में हो दिया, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं पहले से। आप जानते हैं ईएमएफ जब निकालेंगे तो हमारे पास एक रिडक्शन होना चाहिए, एक ऑक्सीडेशन, एक कैथोड होना चाहिए, एक एनोड होना चाहिए। तो भैया कैथोड पे कौन सा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा, तो भैया रिडक्शन की तरह काम करेगा, कैथोड पे रहेगा, तो इसको भैया ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो ये माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सीधी सी बात है, एक का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो भैया ऑक्सीडेशन कराओगे तो उल्टा करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो आएगा बेटा ई कॉपर +2 से कॉपर प्लस ई Sn से Sn+2, तभी तो ईएमएफ निकालोगे, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन। तो भैया 0.34 आ गया इसका, और इसका माइनस वाला 0.14 हो जाएगा, तो 0.48 वोल्ट हो गया। आंसर कौन सा हो गया बेटा, ए इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ये बोल रहा है कि NaCl है, इसका हमने इलेक्ट्रोलाइज किया। तो भैया NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक Na+ है और एक Cl- है। तो भैया मान लो ये एनोड है और ये मान लो कैथोड है। कैथोड वाली नेगेटिव होती है, एनोड वाली पॉजिटिव होती है। तो क्लोरीन गैस कहाँ मिलेगी भैया, पॉजिटिव एनोड पे, और प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस पे, सोडियम यहाँ मिलेगा। तो कैथोड पे याद रखो सोडियम मिलेगा, और एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी, Cl2 गैस। तो कौन सा आंसर हो गया, कैथोड पे सोडियम, एनोड पे क्लोरीन, आंसर इज बी बॉम्ब। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बेटा H2O की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो H2O की मोलर कंडक्टिविटी अगर आप निकालना चाहते हो तो भैया H2O चाहिए होगा। आप मुझे बताओ बेटा NaCl, बेटा Na+Cl-, H+Cl-, आपने Na+ और OH-। बेटा H और H2O में क्या चाहिए मुझे, H चाहिए और OH चाहिए। क्या मुझे H और OH मिल रहे हैं यहाँ से, तो ये H यहाँ से, OH तो माइनस में जा रहा है, मुझे प्लस में चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। H+Cl-, Na+OH-। हाँ भैया H+ मिल गया और OH- मिल गया, दोनों को जोड़ रहे हैं, ओके। NaCl, Na+ और Cl- को घटाना पड़ेगा, देखो NaCl घटा रहे हैं, बिल्कुल सही। तो आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, बी। तो बेटा लैम्डा H2O अगर चाहिए तो मुझे लैम्डा HCl प्लस लैम्डा NaOH माइनस लैम्डा NaCl करना पड़ेगा, अभी तो H2O मिलेगा। यहां से H मिल गया और यहां से OH मिल गया, Na+ और Cl- को हटाना पड़ेगा, तभी माइनस कर दिया, सही है। आंसर कौन सा हो गया, बी बॉम्ब, करेक्ट है। फुल रस का नहीं है मुझे। नेक्स्ट,
प्रबल इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता के साथ डेल्टा एम के परिवर्तन को सही ढंग से दर्शाता है। एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है इनफाइनाइट पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो हमें याद करनी पड़ेगी K√C हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए के की वैल्यू होती है, वो डिपेंड करती है के के लिए। बड़ा के की वैल्यू जो होती है नंबर ऑफ आयंस होते हैं, नंबर ऑफ आयंस होते हैं, नंबर ऑफ आयंस होते हैं। जैसे बेटा CaCl2 की बात कर दी तो Ca+2Cl-, तो यहां पर देखेंगे दो क्लोराइड है और Cl, तो ये के की वैल्यू तो होती है। के का मतलब ही यही होता है, के का मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस। जैसे NaCl, तो NaCl में कितने आयंस बनेंगे, Na+ और Cl में दो आयंस बनेंगे। CaCl2 में 3 आयंस बनेंगे, तो ये के होता है। तो के हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए हम लेते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लेते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। देखो बेटा, कौन सा नियम कहता है किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन और ऋणायन के व्यक्तिगत योगदान के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी हमने यही तो समझा था बेटा, लैम्डा HCl अगर हमने निकालना है तो लैम्डा H+ और लैम्डा Cl-, इन दोनों को हम क्या करते हैं, अलग अलग निकालते हैं। तो ये किसने बताया था, ये बताया था कोलरास के नियम में। तो कोलरास का नियम कहता है आयनों के स्वतंत्र गमन का कोलरास का नियम। तो अभी ये लैम्डा नॉट प्लस माइनस जो कर रहे थे, धनायन और ऋणायन की मोलर कंडक्टिविटी का जो योग होता है वो हमेशा कोलरास का नियम बताता है, ऐसा बताया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए। जी चालकता, बेटा चालकता जी क्या होती है, जी होता है 1/r। जो चालकता होगी वो प्रतिरोध का जस्ट व्युत्क्रम अनुपाती होगा। और रो का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला क्या होता है, ρl/a, तो a ऊपर चला जाएगा, a/ρl। तो भाई a/ρl कौन सा है भैया जी, हो गया a का सेकंड, a का सेकंड भैया कौन सा है, b और d, तो a गलत हो गया, c गलत हो गया। आर प्रतिरोध, बेटा आर प्रतिरोध का मतलब होता है ρl/a, ρl/a। तो रो को हटा दो तो 1/k लिख दो, यहाँ पे LA, L/Ka, L/K बेटा कहाँ है, फोर्थ है, तो यहाँ पे फोर्थ हो गया, तो B का फोर्थ हो गया भैया, सही है, B का फोर्थ। चलो ठीक है, C को चेक करो बेटा, K विशिष्ट चालकता, बेटा K विशिष्ट चालकता K क्या होती है, बेटा K क्या होती है, 1/ρ होती है। और 1/ρ, बेटा रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L होता है, RA/L। तो यहाँ पे L ऊपर जाएगी, RA नीचे हो जाएगी, L/RA। तो ये दिख गया भैया, सी का हो गया फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी डेल्यू। तो ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, जी इक्वल टू होता है 1/r, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये आपकी कौन सी होती है, कंडक्टेंस होता है, पढ़ाया हुआ है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये दिया हुआ है, फिर दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, कोलरास का नियम आ गया। बेटा लैम्डा CH3COOH दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 126.4 है। लैम्डा NaCl कितना दिया हुआ है, 425.9 दिया हुआ है। लैम्डा SCl कितना दिया हुआ है बेटा, 91.0 दिया हुआ है। लैम्डा CH3COONA मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो बेटा एक काम करना पड़ेगा, CH3COONA चाहिए तो CH3COO तो यहां से मिल जाएगा, देखो CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, यहां से क्या मिलेगा, Na+ और Cl-, यहां से क्या मिलेगा, H+ और Cl-। मुझे क्या चाहिए, CH3COO- और Na+, तो CH3COO- यहां से मिलेगा, Na+, तो इन दोनों को जोड़ दो तभी मिल पाएगा ये, इन दोनों को जोड़ दो, तो H और Cl मिल गए एक्स्ट्रा में, तो इनको घटा दो,
और इसके साथ इनको क्या कर दो, माइनस। तो पहले दूसरे को जोड़ना पड़ेगा। तो CH3COONA निकालना है, तो बड़ा CH3COOH प्लस NaCl को जोड़ना पड़ेगा और लास्ट वाले को घटाना पड़ेगा। तो बड़ा 126.4 और 425.9 माइनस 90.0, बड़ा इसको करोगे तो 390.5 आंसर आ जाएगा। आंसर इज ए आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है आपके पास 45 नंबर। बड़ा यहां पे देखिए, हाइड्रोजन के मूलों की संख्या बतानी है। बड़ा 2 लीटर H2 15 मिनट में अभिक्रिया करता है, तो ऑक्सीकारित हाइड्रोजन के मूलों की संख्या। बड़ा यहाँ पे आप लोग खुद देखो, ये हाइड्रोजन है, ये दिया हुआ है, पर इसका इससे कोई मतलब नहीं है पिछले वाले उससे। बड़ा क्योंकि मूलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, वो हमेशा याद होता है भैया आयतन, दिया हुआ आयतन बटे में 22.4 लीटर, ये होता है। तो बेटा दिया हुआ आयतन कितना है बेटा, 2 लीटर दिया हुआ है और 22.4 है, तो इसका इसमें भाग लगाना है। तो 22.4 का आप 2 में भाग लगाओगे तो भैया कितना आएगा, तो सीधी सी बात है, पॉइंट लगाओगे तो 0 आएगा, नहीं जाएगा, फिर दोबारा 0 लगाओगे तो 0 आएगा। तो 22 कितना 8 बार जाएगा, तब ये जाएगा, तो 0.08 समथिंग आ जाएगा जो भी आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, अप्रोक्सीमेटली आंसर कौन सा मिल रहा है, 0.089। ये गलत दिया हुआ है, 0.089 मोल। बेटा गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, जैसे भार बटे अणु भार होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है, आयतन के टर्म में ये होता है, आयतन बटे अणु भार की है 22.4 लीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या 67.2 लीटर में। बेटा एक बार बताओ, अभी मैंने फिर से बोला था बेटा मोलों की संख्या निकालनी है, तो बेटा वही चीज है, आयतन बटे 22.4, तो 67.2 डिवाइड बाई 22.4, ये जाएगा तो बेटा 3 मोल आ जाएंगे, 3 मोल। अब लेकिन एक बात है, इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या पूछ रहा है, तो अभी आप इस वाले को, आप पहले इस वाले को पढ़ो, जब 1 मोल हाइड्रोजन था तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल हाइड्रोजन से निकल सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर बेटा 1 मोल हाइड्रोजन अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, तो बेटा 3 मोल हाइड्रोजन कितने मोल इलेक्ट्रॉन को करेगा, 3 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 6 मोल इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा। तो आंसर कौन सा आ गया बेटा, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। ये मोलों की संख्या किसकी आई है, 3 मोल जो आए हैं वो हाइड्रोजन की आए हैं, क्योंकि 67.2 लीटर हाइड्रोजन लिया है, तो उसके हिसाब से वो 3 मोल हाइड्रोजन हो गए। तो 1 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और 3 मोल हाइड्रोजन से कितने निकलेंगे, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। ये कहां है, इसके पैराग्राफ में दिया हुआ है, ये पैराग्राफ है बेटा, पैराग्राफ का क्वेश्चन है, 1 मोल हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 3 मोल हाइड्रोजन से 6 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, यहां लिखा हुआ है 67 पॉइंट हाइड्रोजन को ऑक्सीकरण से उत्पन्न विद्युत की मात्रा, बेटा फैरेड बताना है। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था 1 मोल हाइड्रोजन से बेटा कितने, 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ही 2 फैरेड बोला जाता है। ठीक है, तो बेटा 67.2 लीटर मतलब कितना मोल हाइड्रोजन था, 3 मोल हाइड्रोजन, अभी निकाल के आए। तो 3 मोल हाइड्रोजन से 3 गुणा 2, तो कितना होगा बेटा 6 फैरेड निकलेगा। तो 6 फैरेड हमें ऊर्जा चाहिए होगी, 1 फैरेड में 96,500 कूलाम है, तो 6 फैरेड में कितने होंगे, 5,79,000 कूलाम आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी बॉम्ब। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 फैरेड, 1 फैरेड का मतलब होता है 96,500 कूलाम, याद रखना।
1 फेरेड का मतलब होता है 96,500 कूलम, और 1 फेरेड का मतलब क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फेरेड के बराबर 96,500 कूलम के बराबर। पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 48 नंबर, वो ये बोल रहा है पूरी समस्त धारा कितने फेरेड थी बेटा, 6 फेरेड थी। अभी 6 फेरेड का इस्तेमाल किया है। सिल्वर में लगा दी जाए तो कितनी चांदी की मात्रा प्रक्षेपित होगी। तो बड़ा अभी हमने बड़े जो भी मात्रा होती है कैथोड पे चिपकती है उसके लिए फेराडे का रूल लगाते हैं, Z/Ni/T। तो बताइए सिल्वर का कितना होता है बेटा, सिल्वर का होता है 108। सिल्वर का जो मोलिकुलर मास होता है वो 108 आता है, उस पर चार्ज होता है 1, और IT मतलब टोटल फेरेड कितने लग रहे थे, 6 फेरेड। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 648 ग्राम चिपक जाएगा किस पे, कैथोड पे। याद रखो 6 फेरेड इस्तेमाल करी थी, उसमें लगा समस्त धारा, पूरी करंट की बात हो रही है, तो पूरी करंट पूरा चार्ज कितना था, अभी हमने निकाला था 6 फेरेड निकाला, 67.2 लीटर। तो यही बात 648 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट अगला क्वेश्चन है कि भैया जो अपोलो चंद्र मिशन में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, तो बड़ा अपोलो चंद्र मिशन के लिए मतलब जहां से रॉकेट से सैटेलाइट जब जाती है, रॉकेट जब सैटेलाइट को लेके जाता है तो उसके अंदर फ्यूल भरा जाता है, और उसके अंदर फ्यूल भरा होता है वो हाइड्रोजन का भरा होता है। तो विद्युत ऊर्जा जो मिलती है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ईंधन सेल लगे होते हैं, याद कर लेना। कभी भी रॉकेट की बात हो, सैटेलाइट की बात हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की ईंधन सेल का ही उपयोग करते हैं, और किसी का याद रखना पड़ेगा। बड़ा लास्ट क्वेश्चन ये है, वही सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें आपसे पूछा गया है भैया HCl की आपको कंडक्टिविटी है 426 है, KCl की कंडक्टिविटी 150 है, CH3COO की कंडक्टिविटी 100 है। आपसे CH3COOH की पूछी है। बड़ा एक बात बताओ, HCl में कौन से आयन बनते हैं, H और Cl। KCl में कौन से आयन बनते हैं, K+Cl-। CH3COO में कौन से बनेंगे, CH3COO- और K+। तो आपको निकालना है CH3COO- और H। अब बताओ ये मुझे निकालना है, तो ये कहां से मिलेगा, एक तो इससे मिल गया और एक इसको मिल गया, इस वाले को आप प्लस कर दो तभी मिल पाएगा। तो K और Cl एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो बीच वाले को माइनस कर देना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी बराबर CH3COO प्लस HCl माइनस KCl। तो ये बेटा 100 प्लस 426 माइनस 150, तो 526 में से 150 जाएंगे, तो 6, 12 में से 5 गई 7, और यहाँ पे 376 आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा हो गया, ए। ठीक है, तो बेटा पूरी स्लाइड आपके पूरे 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं CUT के। ठीक है, तो ये पहला टेस्ट था जिसका हमने डिस्कशन किया, तो अगला पेपर हम फिर लेके आएंगे D ब्लॉक, F ब्लॉक, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री को लेके आएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।